और एक क्वेश्चन से आपको यहाँ पे मैंने नेशनल पार्क के बारे में बताया, उनके रीजन के बारे में बताया, वो कहाँ सिचुएटेड है, उनकी लोकेशंस क्या है दोस्तों, नेशनल पार्क के बारे में उसका स्टैटिक डिस्कस किया, बफर जोन के बारे में मैंने बताया दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने बताया, तो रिजर्व के बारे में भी मैंने आपको बताया दोस्तों, और आपको यहाँ पे गोदावरी रिवर्स के बारे में बताया, मैंग्रोव रीजन के बारे में बताया। कहने का मतलब क्या था कि दोस्तों एक वीडियो मतलब आपको कावेरी बेसिन की बात कर रहा था और उसके माध्यम से इतना भी कुछ पढ़ा जा सकता है दोस्तों। तो उसका मतलब क्या है, जैसे कोई ट्राइब्स अगर वहां रह रही है तो दोस्तों वो वहां पर रह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ग्रेजिंग हो सकती है, ग्रेजिंग का मतलब क्या है, जो पशु होते हैं पशु को चराया जा सकता है दोस्तों। टूरिज्म किया जा सकता है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी अननेसेसरी एक्टिविटी नहीं बनाई जा सकती है, फिर नहीं हो सकती है। अब दोस्तों इसके बाहर कोर एरिया है, उसके बाद क्या है यहाँ पे बफर जोन है, उसके बाद क्या है ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन में दोस्तों क्या होता है, अलाउ ह्यूमन एक्टिविटी, यहाँ पे आप मनुष्य की गतिविधियां कर सकते हैं, क्रॉप्स कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह के कि हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनें, ठीक है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने इसका क्वेश्चन कराया था, ठीक है, जेट स्ट्रीम के बारे में, ठीक है, जेट स्ट्रीम के बारे में दोस्तों यहाँ पे बताया था मैंने, साइक्लोन के बारे में बताया था, ITCZ क्या होता है उसके बारे में बताया था दोस्तों। बहुत सारे टॉपिक वहाँ पे मैंने क्लियर करे थे। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा हो दोस्तों जाकर के प्लेलिस्ट में एक बार जरूर चेक करें। अब दोस्तों उसके बाद अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ आपको दोस्तों। कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, रिजर्व एरिया है जो कि कावेरी बेसिन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, कावेरी बेसिन में स्थित है। आपको दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं, ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। दोस्तों आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आज आप ये वीडियो देखने के बाद सच बता रहा हूँ आप सरप्राइज हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कि क्या इस तरह से भी हम लोग पढ़ सकते हैं, क्या ये एक पढ़ने का सही और सटीक तरीका है। तो चलिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूं कुछ चीजें कि अभी दोस्तों आपने क्वेश्चन देखा है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी देर के बाद कुछ मिनटों के बाद आपका दोस्तों माइंडसेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और आपको दोस्तों बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आप वीडियो में आखिरी तक बने रहेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे दोस्तों। यू आर लकी कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और चलिए आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे आपको स्टडी करनी होती है दोस्तों। हमें पता है कि हमारे एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो हमें ऐसी कौन सी टेक्निक निकालनी है, ऐसे कैसी स्ट्रेटजी सेट करनी है कि हमारा ज्योग्राफी का जो पोर्शन है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की बात कर लो अप्रॉक्स 35 to 40 क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं, तो उनको हम कैसे कोप अप करेंगे, ठीक है, आपको ये सारी चीजें मैं सिखाता हूं, ठीक है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन लग रहा है कि यहाँ पे नेशनल पार्क से रिलेटेड आपसे पूछ लिया है, ठीक है, लेकिन दोस्तों ऊपर आप यहाँ देखेंगे कि कावेरी बेसिन किसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों, कावेरी बेसिन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी करते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देख रहे हैं संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। पहले हम इनके ऑप्शंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे क्वेश्चन में दे रखे थे, ठीक है। ऑप्शंस को मैं डिकोड करता हूँ, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी इससे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन दे रखा है नागरहोल नेशनल पार्क। आपको लग गया कि नागरहोल नेशनल पार्क दोस्तों पूछा गया है ऑप्शन में। दोस्तों ये जो PYQs के जो ऑप्शंस होते हैं अगली बार जाकर के यही आपके सामने क्वेश्चन बन करके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों देखते हैं नागरहोल नेशनल पार्क के बारे में। दोस्तों इसको हम लोग राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। नागरहोल नेशनल पार्क दोस्तों ये किस नाम से भी जाना जाता है, राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये कर्नाटक रीजन में स्थित है दोस्तों। मैसूर और कोडागू डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों ये रीजन में है, ठीक है। इट लाइज फुटहिल ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। फुटहिल का मतलब क्या है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है, उसकी दोस्तों पहाड़ी के नीचे दोस्तों क्या है ये स्थित है, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, ब्रह्मगिरी हिल्स के पास में। कहाँ पे, ब्रह्मगिरी हिल्स के पास में है जो कि वेस्टर्न घाट का पार्ट है दोस्तों। आपको यहाँ पे फैक्ट पता चल गया होगा। आप यहाँ पे क्या देखने आए थे, नागरहोल नेशनल पार्क देखने आए थे, ठीक है। आपने क्या जाना कि राजीव गांधी नेशनल पार्क को भी इसी नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसकी लोकेशन ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है, कर्नाटक में है दोस्तों। अगर एक्चुअल में देखें तो दोस्तों ये क्या है, वेस्टर्न घाट के फुट हिल्स में देखने को मिलता है। और दोस्तों किसके पास में है, ब्रह्मगिरी हिल्स के पास में है। कहाँ पे है, नियर टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक फैक्ट आपको और जानने को मिलेगा, आल्सो द पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का क्या है, ये हिस्सा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आपको देखने को मिल गया है, बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल गया है। तो दोस्तों ये क्या होते हैं आपको दोस्तों ये क्या होते हैं, इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसको हिंदी में हम लोग जैव संरक्षित क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। है क्या,
देश की जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, देश की जैव विविधता को, जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको क्या करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जो है इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, ये नेशनल पार्क से बड़े होते हैं। दोस्तों इंडिया में दोस्तों अभी तक के 18 कितने हैं, इंडिया में दोस्तों अभी तक के 18 बायोस्फीयर क्या है, रिजर्व हैं। ठीक है, इस फैक्ट को आप जानेंगे। अब इनको मैप के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक या एक से अधिक नेशनल पार्क दोस्तों इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। दोस्तों या तो किसी नेशनल पार्क को दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जाए, या तो दो या दो से अधिक या एक से अधिक नेशनल पार्क को आपस में मिला करके दोस्तों क्या करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बनाते हैं। दोस्तों इनमें बफर जोन भी होते हैं। दोस्तों ओपन ओनली फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि दोस्तों ये बफर जोन बता रहा है ये क्या होता है। ठीक है दोस्तों इस फिगर के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये यहाँ पर क्या है, एक कोर एरिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी मनुष्य की गतिविधियां नहीं होती हैं, नो ह्यूमन एक्टिविटी है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाहर क्या होता है, बफर जोन होता है। क्या होता है दोस्तों, बफर जोन होता है। दोस्तों अब इस बफर जोन में देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, साइंटिफिक एक्टिविटीज होती हैं। दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिक गतिविधियां हो सकती हैं। दोस्तों एजुकेशन पर्पस के लिए इस बफर जोन को यूज किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे लिमिटेड हाउस होते हैं। लिमिटेड हाउस का मतलब क्या है, जैसे कोई ट्राइब्स अगर वहाँ रह रही है तो दोस्तों वो वहाँ पर रह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ग्रेजिंग हो सकती है। ग्रेजिंग का मतलब क्या है, जो पशु होते हैं, पशु को चराया जा सकता है। दोस्तों टूरिज्म किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे कोई भी अननेसेसरी एक्टिविटी नहीं बनाई जा सकती है, फिर नहीं हो सकती है। अब दोस्तों इसके बाहर कोर एरिया है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे बफर जोन है, उसके बाद क्या है, ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन में दोस्तों क्या होता है, अलाउ ह्यूमन एक्टिविटी। यहां पे आप मनुष्य की गतिविधियां कर सकते हैं, क्रॉप्स कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको यहां पे बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह के कि क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है कि बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से क्या क्या चीजें हो सकती हैं दोस्तों, और बायोस्फीयर रिजर्व का जो निर्माण होता है वो कैसे किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नेशनल पार्क के बारे में देख रहे हैं। किसके बारे में देख रहे हैं, नेशनल पार्क के बारे में देख रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा नेशनल पार्क के ऊपर भी क्या कर लेते हैं, नजर कर लेते हैं। ठीक है, अबाउट टू द नेशनल पार्क, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका स्टैटिक से दोस्तों क्वेश्चन बना लेता है, आपको समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन करे कैसे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे नेशनल पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम को क्या कर लेते हैं दोस्तों, ये संरक्षण देने का अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीव हैं, इकोसिस्टम जो परितंत्र है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होती है, दोस्तों उनके संरक्षण के लिए क्या है, बहुत ज्यादा अहम होते हैं, उनको प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। दोस्तों जो लुप्त प्राय प्रजातियों को सुरक्षित करता है, लुप्त प्राय प्रजातियों को क्या करता है दोस्तों, सुरक्षित करता है। अनदर पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है, लुप्त प्राय दोस्तों बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि पहले बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस में हुआ करती थी। दोस्तों आप पहले देखते होंगे कि बहुत सारे पंछी आपको शाम को आकाश में उड़ते हुए नजर आते थे, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे आपको पंछी की आवाज, पहले कोयल की आवाज सुनाई पड़ती थी, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे इन सब चीजों में अभाव देखने को मिलता है। दोस्तों गौरैया कितना देखने को मिला करती थी, गौरैया भी देखने को नहीं मिल रही। दोस्तों इनका हैबिटेशन जो है दोस्तों, इनका जो निवास है वो दोस्तों क्या किया जा रहा है, ध्वस्त होता जा रहा है। तो दोस्तों ये क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे आ गए हैं। तो दोस्तों जो नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो बर्ड सेंचुरीज हैं, जो रामसार साइट्स हैं, जो वेटलैंड एरियाज हैं, जो आर्द्र भूमि है दोस्तों, वो क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पारिस्थितिकी संतुलन बिठा के रखना। पारिस्थितिकी संतुलन बिठा के रखने का मतलब यह है, पारिस्थितिकी संतुलन बिठा के रखना, इसका मतलब क्या है कि हम पृथ्वी के ऊपर या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, पृथ्वी के ऊपर दबाव ना बनाएं। दोस्तों अगर दोस्तों एक इंडिकेशन है, अगर ये प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं तो वह दिन दूर नहीं है कि मनुष्य भी बहुत जल्दी विलुप्त होने वाला है। दोस्तों ये चीज समझने के लिए है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, नेशनल पार्क क्या करता है, जो लुप्त प्राय दोस्तों, जो एंडेंजर्ड होते हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड होती है दोस्तों, रेड डेटा बुक में दोस्तों शेड्यूल्स में होती है, शेड्यूल 4, शेड्यूल 10 दोस्तों, बहुत सारी शेड्यूल्स होती है, इसको मैं एनवायरमेंट टॉपिक में डिस्कस करूंगा दोस्तों, उनके बारे में यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, उस टाइप की जो स्पीसीज होती हैं दोस्तों, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। दोस्तों नेशनल पार्क में साइंस के लिए, साइंस रिसर्च करने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी दोस्तों यहाँ पे होता है हेल्प। नेशनल पार्क दोस्तों यूज किए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, अनगिनत अनकाउंटेबल, ठीक है, प्रजातियों का दोस्तों ये क्या है, आवास है। क्या है, आवास है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनका ये हैबिटेशन है। दोस्तों पहला नेशनल पार्क दोस्तों क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में जिसकी क्या की गई, स्थापना की गई। दोस्तों ये फेमस है किसके लिए, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए दोस्तों, बंगाल टाइगर के लिए दोस्तों क्या है, फेमस है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के ऑप्शन से यहाँ पे हमने इतनी सारी चीजें जानने की कोशिश की। एक बार फिर से हम थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि जो नागरहोल नेशनल पार्क है दोस्तों, ये किसका पार्ट है, कर्नाटक का पार्ट है, मैसूर
मैसूर डिस्ट्रिक्ट में और कोडागू डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों ये क्या है, सिचुएटेड है दोस्तों। इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क से भी जानते हैं दोस्तों। वेस्टर्न घाट के फुट हिल्स के पास है दोस्तों। ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, ये उसका पार्ट है दोस्तों। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी क्या है, हिस्सा है, ठीक है। आई होप आपको इतने सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अब दोस्तों यहां पे देख लेते हैं जरा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दोस्तों। ये कहां पे है, तमिलनाडु में है। अब दोस्तों ये क्या है, लिंक ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। कहने का मतलब ये है, यहां पे देखेंगे दोस्तों, ये जैसे कि हमारे क्या हो गया, प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया दोस्तों। ये क्या है, पश्चिमी घाट है, और ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे पूर्वी घाट है दोस्तों। यहाँ का लिंकअप है, जहां पे दोस्तों ये क्या हो रहा है, आपस में मिल रहे हैं दोस्तों। वो कहां पे है, वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का पार्ट है दोस्तों। जो जंक्शन का काम करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, जंक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। आल्सो पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों। यहां से क्वेश्चन अगर डीप में जाके पूछ लेगा तो दोस्तों आप आंसर कर ले जाएंगे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन कौन से चीजें शामिल हैं। तो दोस्तों नागरहोल मैंने देख लिया और सत्यमंगलम को भी देख लिया कि किसका पार्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे देखते हैं इस दोस्तों इस टाइगर रिजर्व से भवानी रिवर बहती है। कौन सी नदी बहती है, भवानी रिवर क्या होती है दोस्तों, बहती है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे थ्रू द रिजर्व, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे देखेंगे एक और महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। यहां पे कॉरिडोर बनाया गया है किसके लिए, एलिफेंट के लिए दोस्तों। जहां पे होता क्या है कि मुडुमलाई से, कहां से, मुडुमलाई से सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बीच में दोस्तों क्या बनाया गया है, एक कॉरिडोर बनाया गया है, एलिफेंट कॉरिडोर बनाया गया है। मतलब हाथियों के आने जाने का, आवागमन का दोस्तों क्या है, यहाँ पे रास्ता है। आई होप आपको यहाँ पे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व से इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों यहां पे देख लेते हैं तीसरा जो है, तीसरा ऑप्शन जो था वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों। ये किसका पार्ट है, केरला का पार्ट है दोस्तों। ये भी क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का दोस्तों क्या है, हिस्सा है। और दोस्तों इसके अंदर क्या है, हाथियों को प्रोटेक्शन दिया गया। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है कि दोस्तों ऐसा कौन सा यहाँ पे नेशनल पार्क है जो कि क्या कर देता है, हाथियों के प्रोटेक्शन के लिए है, या फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों क्या है, उसको हिस्सा बनाया गया था। तो दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट 1991-92 में जब इंट्रोड्यूस किया गया तो दोस्तों वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों क्या किया गया, इसके अंतर्गत में लेकर के आया गया। तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्टैटिक समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पे हमने किसके बारे में बात किया, नागरहोल के बारे में बात किया, सत्यमंगलम के बारे में बात किया और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात किया। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और देखने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और देखने की कोशिश करेंगे कि पापीकोंडा, क्या पापीकोंडा नेशनल पार्क दोस्तों, ये एक्चुअली कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश का है दोस्तों, ठीक है। अब ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कावेरी बेसिन। तो दोस्तों कावेरी बेसिन में क्या क्या आ जाएगा, नागरहोल नेशनल पार्क आ जाएगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आ जाएगा, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 क्या है दोस्तों, यहाँ पे ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर 2 करेक्ट नहीं था तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो बिल्कुल क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। अब दोस्तों 3 और 4 बचा हुआ था दोस्तों, और 1, 3 क्या बचा था, 4 बचा था। तो दोस्तों अपने स्टैटिक्स नॉलेज की वजह से दोस्तों हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे पापीकोंडा नेशनल पार्क है, तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने पापीकोंडा नेशनल पार्क के बारे में देखा, उससे रिलेटेड यहाँ पे और भी फैक्ट जानते हैं दोस्तों। आपका नॉलेज बूस्ट होगा दोस्तों, आप एक भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों। इस तरह की वीडियो कर लेने के बाद दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंस हिलोरे मारेगा दोस्तों, और आपका कॉन्फिडेंस जैसे ही बूस्ट होगा दोस्तों, आपका पेपर निकलने की आपकी कट ऑफ निकलने की चांसेस क्या हो जाएंगे, दिन पर दिन इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू रहिए दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे पापीकोंडा नेशनल पार्क दोस्तों किसका पार्ट है, आंध्र प्रदेश का पार्ट है। एक चीज समझिएगा दोस्तों, ये किसका पार्ट है, ईस्टर्न घाट का, ठीक है। ईस्टर्न घाट मतलब पूर्वी घाट का दोस्तों क्या है, ये हिस्सा है। पापी हिल्स क्या दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे पापी हिल्स दोस्तों, ये इससे से रिलेटेड है दोस्तों। पापी हिल्स दोस्तों पापीकोंडा नेशनल पार्क का ही पार्ट है दोस्तों। गोदावरी रिवर फ्लोइंग थ्रू द पार्क, गोदावरी रिवर जो गोदावरी नदी है दोस्तों, ये पापीकोंडा नेशनल पार्क से हो करके गुजरती है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर गोदावरी रिवर के बारे में बात ही आ गई है तो थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पे गोदावरी रिवर के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। यह दोस्तों भारत की क्या है, दूसरी सबसे लंबी क्या है, एक नदी है, जिसकी कोस्ट दोस्तों कितना है, 1465 किलोमीटर है दोस्तों। आफ्टर गंगा, गंगा के बाद दक्षिण भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी जो नदी है दोस्तों, कौन सी है, गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की दोस्तों क्या कहते हैं, गंगा कहा जाता है, क्या कहते हैं, दक्षिणी गंगा के नाम से भी दोस्तों इसको जानते हैं दोस्तों। ये ओरिजिनेट कहां से होती है, इसको भी देख लेंगे। यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर दोस्तों, कहां पे, महाराष्ट्र में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर दोस्तों, कहां पे है, महाराष्ट्र में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर दोस्तों। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से दोस्तों क्या होता है, ये इनका उद्गम होता है, किसका दोस्तों, गोदावरी नदी का। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है दोस्तों प्रवरा नदी है दोस्तों, पूर्णा नदी है, मांजरा नदी है, पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा और प्राणहिता दोस्तों, ये क्या है, गोदावरी नदी के दोस्तों क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे प्रवाहित होने वाले राज्य, ठीक है,
गोदावरी नदी किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में इसका ओरिजिनेशन होता है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा दोस्तों ये क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इसका कोस्ट है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरे भारत की अगर देख लिया जाए तो दूसरी सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की तो सबसे क्या है? बड़ी नदी है। तो एक फैक्ट यहाँ पे और जानेंगे, गोदावरी डेल्टा जो है दोस्तों इस पर क्या है? कोरिंग मैंग्रोव है। क्या है दोस्तों? कोरिंग मैंग्रोव है। आफ्टर सुंदरवन दोस्तों देश का दूसरा सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? ये कोरिंग मैंग्रोव है। ठीक है दोस्तों, कहां पे? गोदावरी के डेल्टा पे। अब दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ पे मैंग्रोव शब्द आ गया है तो थोड़ा सा मैंग्रोव के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी स्टडी थोड़ी और आसान हो जाए। दोस्तों मैंग्रोव के बारे में क्या पता चलता है? ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मैंग्रोव प्लांट क्या होते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, जिसने कल वाली वीडियो ना देखी हो उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, वो सारी चीजें आप देख लें। ठीक है, दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले छोटे पेड़, क्या छोटे पेड़ या फिर झाड़ियों के समूह को दोस्तों क्या कहते हैं? मैंग्रोव प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मैंग्रोव प्लांट कहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, खारे पानी या अर्ध खारा पानी, ठीक है, खारा पानी या अर्ध खारा पानी में दोस्तों क्या होते हैं? पाए जाते हैं, या दोस्तों तटों की स्थिरता देते हैं। दोस्तों इनका एक महत्वपूर्ण काम और जानेंगे, ये जो कोस्टल रीजन होता है दोस्तों, जो कोस्ट रीजन होता है, जो तट होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं? ये स्थिरता प्रदान करते हैं, मतलब उनको मजबूत करते हैं। दोस्तों ये इससे क्या होता है कि जो नेचुरल डिजास्टर आती है दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं आती है जैसे कि साइक्लोन हो गया, तूफान हो गया, तो दोस्तों इससे क्या होता है? कोस्टल रीजन मजबूत रहते हैं दोस्तों, कटाव नहीं होता है इन पेड़ों और मैंग्रोव के रीजन की वजह से। ठीक है दोस्तों, यह तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, नदी के मुहाने पर होते हैं। दोस्तों नदी का मुहाना क्या होता है दोस्तों, ये भी हम अच्छे से समझेंगे। दोस्तों नदियां जहां गिरती हैं, ठीक है, जहां नदियां गिरती हैं वहां पर दोस्तों क्या बनता है? डेल्टा बनता है, या फिर दोस्तों क्या बनता है? एस्चुरी बनता है। ठीक है, एस्चुरी को हम लोग हिंदी में कहते हैं ज्वार नद मुख। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जो मैंग्रोव रीजन है ऑलमोस्ट कहां देखे जाते हैं? कोस्टल रीजन्स में देखे जाते हैं दोस्तों, जो नदी के मुहाने होते हैं वहां पे देखे जाते हैं। दोस्तों मुहाना क्या है इसको भी हम लोग थोड़ा डिटेलिंग से देखेंगे। और दोस्तों एक चीज और जानने की बात है यहाँ पे फैक्ट में कि नदियां जहां गिरती है वहां पे क्या बनता है दोस्तों? डेल्टा और एस्चुरी बनता है। तो दोस्तों एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जब ऊपर से नदियां दोस्तों, जहां से नदियों का उद्गम होता है, जहां से रिवर्स क्या होती है? ओरिजिनेट होती हैं, जब दोस्तों वो निकलती हैं तो अपने साथ बहुत तेजी से बहाव के साथ में बहुत सारा सेडिमेंट दोस्तों, सेडिमेंट, अवसाद, कंकड़, पत्थर अपने साथ बहा करके लाती हैं दोस्तों। अब दोस्तों जैसे जैसे इनका कोस्ट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे नदियां जहां से ओरिजिनेट होती है वहां से जब बहती हैं तो बहुत ही तेज गति से बहती हैं, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे आगे जाकर के इनकी जो गति है वो क्या होने लग जाती है? लेकिन दोस्तों आगे जाकर के इनकी जो गति होती है वो धीमे पड़ जाने लग जाती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि नदियाँ क्या लेके आती है? अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं दोस्तों। जहाँ पे गिरती हैं नदियाँ वहाँ पे क्या करती थी? उसको डिपोज कर देती हैं, मतलब अपने साथ बहा करके लेकर के आती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पेनिनसुला रिवर्स दोस्तों, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियाँ हैं उसमें से नर्मदा है और तापी है दोस्तों, ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ज्वारनद मुख बनाती है दोस्तों। इसका मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ कौन सी है दोस्तों, पीसीएस के पेपर में पूछा भी जा चुका है दोस्तों। अब जो डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं दोस्तों उनको भी जरा देख लेंगे। गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, गोदावरी हो गई, ठीक है, अभी दोस्तों गोदावरी के बारे में मैंने बात की है। कृष्णा नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई दोस्तों, महानदी हो गई, सिंधु नदी हो गई दोस्तों, वोल्गा नदी हो गई दोस्तों। ये सब क्या होती हैं? ये सब दोस्तों आप नोटिस करेंगे ये क्या है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्या है दोस्तों? ये पूरब की तरफ बहने वाली नदियां हैं और नर्मदा और तापी दोस्तों क्या है? पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जरा देखेंगे कि डेल्टा क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि जब पानी आता है तो बहुत सारा अपने साथ क्या लेकर के आता है? सेडिमेंट्स लेकर के आता है, अवसाद लेकर के आता है, जीवाश्म लेकर के आता है दोस्तों, पेड़ पौधे लेकर के आता है बहा करके। तो दोस्तों ये जो नदी का मुहाना है दोस्तों, जहाँ पे नदियाँ क्या होती हैं? खुलती हैं या फिर झरने के रूप में गिरने की कोशिश करती हैं दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नदी का मुहाना कहते हैं। अब दोस्तों वो जो सेडिमेंट सब बह करके आया है, वो दोस्तों जो सेडिमेंट्स बह करके आया है वो एक जगह जाकर के डिपोज होने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है कि वहां पे दोस्तों क्या हो जाता है? इनका जमाव हो जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है दोस्तों। फिर नदियों को बहने का रास्ता नहीं मिलता है तो दोस्तों इनसे बीच से होकर के नदियां बहती हैं और इनके बीच का जो त्रिकोणीय दोस्तों आकार की जो रचना बनती है या अर्धचंद्राकार की रचना बनती है दोस्तों, वही क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। अब दोस्तों एस्चुरी में देखेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे एस्चुरी में देखेंगे जहां नदियां गिरती हैं वहां पे दोस्तों क्या बनाती है? गहरा गड्ढा बनाती हैं दोस्तों। और ये छिछला रीजन होता है जहां पे दोस्तों ताजा पानी जाकर के खारे पानी के साथ में मिलता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या होता है? नदियां सेडिमेंट्स बहा करके नहीं लाती हैं दोस्तों। और ये क्या है? इसका ये मुहाना है दोस्तों। क्या होता है? मुहाना होता है दोस्तों। अब दोस्तों इसका मुहाना क्या हो जाता है दोस्तों? फैलता जाता है, बड़ा होता जाता है। ठीक है, अब दोस्तों वेयर रिवर वाटर दोस्तों मुहाना क्या होता है? मुहाना दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पे ताजी नदियों का पानी, ठीक है, और समुद्र के पानी साथ में, खारे पानी साथ में दोस्तों मिल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर हमने मैंग्रोव के बारे में बात किया था, किसके बारे में बात किया था? मैंग्रोव के बारे में बात किया था। तो दोस्तों मैंग्रोव से रिलेटेड और भी चीजें यहाँ पे थोड़ी सी समझ लेते हैं कि भारत के अंदर मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ पे हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण मैंग्रोव रीजन हैं दोस्तों। इसमें से पहला आ जाता है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों, जो कि वेस्ट बंगाल का पार्ट है दोस्तों, सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे देखा जाता है। और दोस्तों ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है? शामिल भी है। और दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा है दोस्तों। और ये दोस्तों
एशिया का भी सबसे बड़ा है और विश्व का सबसे बड़ा है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे गुजरात में दोस्तों क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी दोस्तों आपको मैंग्रोव रीजन देखने को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अगर गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ की बात हो रही है तो दोस्तों यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि मरीन नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पे मिलेगा, गल्फ ऑफ कच्छ में मिलेगा दोस्तों। ये देश का क्या है, पहला नेशनल पार्क है जो कि मरीन नेशनल पार्क है, जिसका गठन 1980 में हुआ था, जिसकी निर्माण 1980 में हुआ था। अब दोस्तों अंडमान निकोबार भी दोस्तों किसका रीजन आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए फिगर के माध्यम से यहाँ बताने की कोशिश की है दोस्तों। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये मैंग्रोव रीजन मिल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अंडमान निकोबार भी किसके अंदर आ जाता है दोस्तों, ये मैंग्रोव रीजन के अंदर आ जाता है। ओडिशा में दोस्तों भितराकनिका नेशनल पार्क, आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, भितराकनिका नेशनल पार्क दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों मैंग्रोव रीजन देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल पाए जाते हैं, जिसको हम लोग दोस्तों कछुआ बोलते हैं दोस्तों। ये ऐसे कछुआ होते हैं जो दोस्तों आते हैं, इनकी कोस्ट पर बहुत सारे कछुए जो टर्टल्स हैं वो आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और दोस्तों यहाँ पे अंडा देते हैं और हैचिंग करते हैं दोस्तों, और लंबे समय तक यहाँ पे रुकते हैं और उसके बाद फिर वो वार्म वाटर में चले जाते हैं। तो दोस्तों अगर ऑलिव रिडले के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे वो कहाँ पे रहने वाले हैं, वार्म वाटर में रहने वाले हैं। कहाँ पे रहने वाले हैं दोस्तों, वार्म वाटर में रहने वाले हैं दोस्तों। सीजन के टाइम पे दोस्तों ये भितराकनिका नेशनल पार्क के कोस्ट रीजन पे क्या हो जाता है, ये ओडिशा में आकर के बैठ जाते हैं और अंडे देकर के उसकी हैचिंग करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पिहावरम दोस्तों, क्या देखेंगे, पिहावरम दोस्तों जहां कहां पे है, तमिलनाडु में है। लार्ज मैंग्रोव फॉरेस्ट है दोस्तों, यहाँ पे भी क्या देखे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा घने मैंग्रोव फॉरेस्ट देखे जाते हैं। अब दोस्तों कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसा मैंने अभी बताया था दोस्तों, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोदावरी नदी जहां पे गिरती है दोस्तों, वहां पे क्या हो जाता है, मैंग्रोव रीजन होता है, जो कि आंध्र प्रदेश का पार्ट है दोस्तों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है दोस्तों। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आपने देखा यहाँ पे, आपने क्या देखा कि एक क्वेश्चन लेकर के आया था मैं, और एक क्वेश्चन से आपको यहाँ पे मैंने नेशनल पार्क के बारे में बताया, उनके रीजन के बारे में बताया, वो कहाँ सिचुएटेड है, उनकी लोकेशंस क्या है दोस्तों। नेशनल पार्क के बारे में उसका स्टैटिक डिस्कस किया, बफर जोन के बारे में मैंने बताया दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने बताया, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी मैंने आपको बताया दोस्तों, और आपको यहाँ पे गोदावरी रिवर्स के बारे में बताया, मैंग्रोव रीजन के बारे में बताया। कहने का मतलब क्या था कि दोस्तों एक वीडियो मतलब केवल आपको कावेरी बेसिन की बात कर रहा था और उसके माध्यम से इतना भी कुछ पढ़ा जा सकता है दोस्तों। तो हम लोग इसी टाइप का प्रोग्राम दोस्तों रन कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि दोस्तों मार्च के लास्ट तक की, या फिर बहुत ज्यादा हो गया तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक की दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, पूरे सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारे आपके फैक्ट क्लियर होंगे, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपको इसी टाइप के कंटेंट के साथ में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बोलेंगे। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से, किसके माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे पूरी चीज़ें यहाँ पे क्या करनी है, ठीक है, सिलेबस को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक एक फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। हमें पता है कि जो टॉपर्स लोग होते हैं, ठीक है, जो टॉपर्स लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, इसी तरह PYQs के क्या करते हैं दोस्तों, एनालिसिस करते हैं और इनकी डिटेलिंग कर लेते हैं, और दोस्तों वही एग्जाम में करके आ जाते हैं, और दोस्तों उनकी कट ऑफ हमेशा क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है, ठीक है, और उनकी कट ऑफ हमेशा क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे कर ये चीज़ रहे हैं कि आपकी डिटेलिंग कर रहे हैं। डिटेलिंग का मतलब क्या है कि आपको पढ़ने का तरीका सच में अभी तक नहीं पता है, ठीक है। आप, मुझे नहीं पता कि कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप किस टाइप से तैयारी कर रहे हैं, तो लेकिन आपको यहाँ पे इस तरह से तैयारी करने की आवश्यकता, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए। बाकी भाई पढ़ तो सभी लोग रहे हैं, सभी के पास सारी बुकें हैं, ठीक है, घटना चक्र है, लूसेंट है, सबके पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही लोग का सिलेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इस वजह से हो रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन करना एक अलग चीज़ है और नॉलेज होना क्या है, एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों दोनों के बीच में तालमेल कैसे बिठाते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी तरह जैसे कि आज मैंने यहाँ पे क्या किया है, भक्ति आंदोलन के बारे में बात की, किसके बारे में बात की, भक्ति मूवमेंट्स के बारे में बात की। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, इन्हीं तरह क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, इसी तरह क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पे क्या करें, पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, क्या कर देंगे, पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे मार्च तक की। कब तक कर देंगे दोस्तों, मार्च तक की कर देंगे दोस्तों। जिसको भी इस टाइप की वीडियोस चाहिए दोस्तों, हमारा एक पेड ग्रुप है जिसकी फीस दोस्तों मंथली कितनी है, 150 रुपये है दोस्तों। हमें पता है कि हमारे एग्जाम में ऑलमोस्ट 3 महीने बचे हुए हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पे वन टाइम पेमेंट ले रहे हैं आपसे, क्या ले रहे हैं, 500 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या है, इस टाइप से सारे क्वेश्चन के माध्यम से पूरी तैयारी, पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पे ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है, और हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे साइंस के ऊपर और पॉलिटी के ऊपर और दोस्तों करंट अफेयर के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही साथ क्या दोस्तों आपके पास, हमें पता है कि सभी प्रकार की घटना चक्र हैं, ठीक है, करीबन 8 किताब है घटना चक्र की जो कि आपके पास है, लेकिन दोस्तों उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास नहीं है। क्या शॉर्ट नोट्स आपके पास नहीं है। और दोस्तों पेपर जब देने जाएंगे तो आपको पता है कि पेपर के पहले आपको पूरा रिवाइज करना होता है, लेकिन आप दोस्तों अब इतना टाइम बचा नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको इस पेड ग्रुप में आपको सारी एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक वाइज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स दिला रहे हैं, जिसमें एक भी चीज़ क्या कर रहे हैं, मिस नहीं की गई है, और वन लाइनर के फॉर्म में है दोस्तों। सभी बुक्स को यहाँ पे क्या किया गया है, 20-20, 30-30 पन्नों में क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई, जो कि आपके रिवीजन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। फिर दोस्तों तीसरी चीज़ हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आपको रेगुलर 100 क्वेश्चन की क्विज करा रहे हैं दोस्तों। ग्रुप हमारा 4 मार्च से स्टार्ट हो गया था, जिसमें ऑलमोस्ट अभी तक यहाँ पे 800 से लेकर के
1000 क्वेश्चन तक की क्या हो गया यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा टारगेट है कि हमें 8 से 9000 क्वेश्चन यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों करके जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि आपने अगर 5000 क्वेश्चन किए हैं और किसी व्यक्ति ने अगर 10,000 क्वेश्चन किए हैं तो दोस्तों सिलेक्शन किसका होगा आप खुद सोच के देखिए। आप 5000 सिचुएशन को देखे हैं दोस्तों, उसने 10,000 सिचुएशन को देखा, डैम श्योर इसका होगा। दोस्तों हमारा टारगेट है कि 8 से 9000 क्वेश्चन यहाँ पे क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि आपकी तैयारी को क्या देगा, बूस्ट देगा और आपकी एक्यूरेसी रेट को क्या करेगा, हिट करेगा और अच्छा करेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है चैलेंजिंग है, जो कि करंट अफेयर है। करंट अफेयर दोस्तों लोगों को पता नहीं रहता है कि कहाँ से कितना पढ़ना है। दोस्तों इस ग्रुप में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको करंट अफेयर का भी एक स्ट्रेटेजिक वीडियो दे रहे हैं कि जो ऑथेंटिक है आपको इतना ही पढ़ना है। आपको इस पे वीडियो के माध्यम से साथ साथ में क्या कर रहे हैं, आपको सारी पीडीएफ भी दे रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों जितना भी यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर आता है उसके तुरंत बाद क्या हो जाती है, सारी पीडीएफ आ जाती है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, क्विज हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे तैयारी को बूस्ट कैसे मिलेगा कि पहले वीडियो के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे कम टाइम में, फिर उसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे कम टाइम में, और उसके बाद वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और उसके बाद जाकर के दोस्तों पीडीएफ से क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे, और दोस्तों क्विज के माध्यम से क्या करेंगे, आप अपनी एक्यूरेसी को चेक करेंगे कि जो आपने वीडियो में देखा और पीडीएफ में जो रिवाइज किया, क्या वो क्विज के माध्यम से क्या हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों ये हमारी स्ट्रैटेजी है। इसके दोस्तों हमें दोस्तों करीबन दोस्तों 10 दिनों में ऑलमोस्ट 200 लोगों ने क्या कर लिया है, इसको ज्वाइन कर लिया है दोस्तों। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि घंटा चक्र की एक जो किताब आती है वो कितने की आती है, हिस्ट्री की 590 रुपये की आती है। केवल एक किताब आपको मिल रही है, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग आपको 500 रुपये में इतनी सारी चीज़ें करके दे रहे हैं, जो कि आपके पेपर को क्रैक करने में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आशा करता हूँ आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों जिसने भी जो भी लोग एक्साइटेड है, जिनकी तैयारी कमजोर है, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वर्किंग है, ठीक है, हाउस वाइफ है, कुछ भी है, ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे आपके सिलेबस को मार्च के लास्ट तक की खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर दोस्तों अप्रैल और मई और जून, ठीक है, उस अप्रैल मई और दोस्तों अप्रैल मई दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेपर का रिवीजन करेंगे। अप्रैल में दोस्तों यहाँ अप्रैल और मई में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे और दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे। रिवीजन प्रैक्टिस दोस्तों हमें पता है कि रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये सारी चीज़ें चल रही है, ये सारा इनिशिएटिव जो कि आपको सिर्फ 500 रुपये मिल रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आई हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों इस ग्रुप का पार्ट बने और दोस्तों अपनी तैयारी को और ज़्यादा इन्हेंस करें। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं दूंगा वो ऑथेंटिक होंगी, रेलेवेंट होगी, जैसे आपने वीडियो में देखा है, ठीक है। दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।